हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी अलीगंज लखनऊ। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल के सेक्शंस फ्रॉम 9 तक हमने प्रीवियसली वीडियो में शेयर कर दिया है आपके साथ। आज हम सेक्शन 10 से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 10 आपकी बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? तो जो रेंट कंट्रोलर है और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सीपीसी के प्रोसीजर से वो बाउंड नहीं है, गाइडेड बाय, लेकिन ये किस तरह से गाइड करता है अपनी प्रोसीडिंग को? बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक, शेल हैव टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर्स, वो अपने प्रोसीजर्स खुद भी बना सकते हैं एंड उनकी जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं एज अ सिविल कोड जो सीपीसी के पास है। देन इसके बाद क्या पावर्स हैं इनके पास पावर्स हैं summoning and enforcing for the attendance of any person and examination him on oath। ठीक, सेकेंडली इनके पास पावर है किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी और प्रोडक्शन के लिए। देन रिव्यू का भी इनके पास, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, ये भी उनकी पावर है। देन ये कमीशंस भी बना सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। एंड इसके बाद ये डिसमिसिंग द पिटीशन, ये पिटीशन भी डिसमिस कर सकते हैं फॉर द डिफ़ॉल्ट डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी। देन इसके बाद ये सेटिंग असाइड एनी अदर डिसमिसल, अगर कोई डिसमिसल ऑफ एनी पिटीशन हो रहा है तो उसको भी सेट असाइड ये कर सकते हैं। देन और क्या कर सकते हैं कि ब्रिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द रिकॉर्ड्स, या और कोई मैटर है एज प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंट कंट्रोल जो ट्रिब्यूनल है, वो कोई रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल shall not grant adjournment without any statement, without any written application। अगर कोई रिटर्न एप्लीकेशन उनके पास नहीं आई है तो वो एडजर्न नहीं करेंगे, और अगर वो एडजर्न कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी वो मेंशन करेंगे, उसकी रीजनिंग वो लिखेंगे। ठीक है, सबसेक्शन 3 में बात करता है कि कोई भी प्रोसीडिंग है बिफोर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल या रेंट कंट्रोलर, वो किस तरह की प्रोसीडिंग होगी उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193, 228 एंड 196 ऑफ आईपीसी। अब 193 आपकी बात करता है, आईपीसी 193 आपकी बात करता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंसेस, 228 आपकी बात करता है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, एंड 196 आपकी बात करता है यूजिंग एविडेंसेस नोन टू बी फॉल्स। देन रेंट कंट्रोलर की अगर हम बात करें, उसको डीम किया जाएगा एज अ सिविल कोर्ट फॉर सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ द सीआरपीसी। अब सेक्शन 195 आपकी क्या बात करता है सीआरपीसी में? वो बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट for offense relating to the documents given in evidences, and chapter 26 is regarding provisions as to offenses affecting the administration of justice। तो इस चीज़ के लिए ये किस तरह से एक्ट करेगा? एज अ सिविल कोर्ट एक्ट करेगा, और इनके बिफोर जो भी प्रोसीडिंग हो रही है इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो वो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के बारे में। तो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर किस तरह से होगा? एप्लीकेशन देगी पार्टी किसको? रेंट कंट्रोलर को, एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई भी फाइनल ऑर्डर या कोई अदर ऑर्डर जो इस एक्ट के अंतर्गत पास हुआ है। ऑर्डर क्या हो सकते हैं? अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द अपोजिट पार्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, अटैचमेंट ऑफ वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ द अपोजिट पार्टी। जब अटैचमेंट होता है किसी बैंक अकाउंट का ऑफ द अपोजिट पार्टी, उस टाइम पे जो भी सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट है ऑफ द ऑर्डर टू बी पेड वो वहाँ से ले लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि इनकी सैलरी और अलाउंसेस को अटैच कर लिया जाएगा। देन बात होती है कि अगर कोई एडवोकेट को अपॉइंट किया जाए एज अ कमिश्नर, देन डिलीवरी ऑफ पोजेशंस ऑफ परमाइसेस,
तो यहाँ पे टू द एप्लीकेंट उनको डिलीवरी की जाती है। तो ये इनके क्या होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर कंट्रोलर में ऑर्डर क्या कर सकता है, कंट्रोलर एग्जीक्यूट कराने के लिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी और पुलिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कंट्रोलर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं इन लोगों को हेल्प करने के लिए। इशू ऑफ सर्टिफिकेट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट क्यों किया जाता है भाई, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। तो 3 महीने के अंदर टेनेंट ने अगर खाली नहीं किया, इशू ऑफ सर्टिफिकेट हो गया और 3 महीने तक के अंदर टेनेंट ने क्या नहीं किया, किराएदार ने खाली नहीं की अकोमोडेशन, तो अगर रेजिडेंशियल है तो जो रेंट है उसका 2 गुना, कमर्शियल है तो 3 गुना, और अगर इमीडिएट रिकवरी के लिए बोला गया है तो भी 3 गुना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। Then rent controller shall conduct execution proceeding within 45 days. This is very important. ठीक है, और ये जो 3 times और 2 times है ये भी important है। नेक्स्ट सेक्शन 12, सेक्शन 12 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस किस सेक्शन में दिए गए हैं ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, तो इट इज़ इन सेक्शन 12। शेड्यूल पूछा जाएगा तो शेड्यूल्स अलग हैं, लेकिन अगर आपसे सेक्शन पूछा जा रहा है तो सेक्शन इज़ 12। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इन ईयर 2016 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। ठीक है, देन इसमें सब सेक्शन 1 बात करता है आपकी टेनेंट के राइट्स की, जो दिया गया शेड्यूल 1 में, लैंडलॉर्ड के राइट्स शेड्यूल 2, लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस शेड्यूल 3, टेनेंट के राइट्स, टेनेंट्स के ऑब्लिगेशन नॉट राइट्स, इट्स ऑब्लिगेशंस, इट इज़ इन शेड्यूल 4। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक, वो विलफुली यानी कि जानबूझ के, या उसका कोई एक्ट है जिससे टेनेंट के राइट का डिनायल हो रहा है, तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी लैंडलॉर्ड को, फ़ाइन होगा जो 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो 3 मंथ से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, या दोनों हो सकता है। अगर टेनेंट के राइट जो शेड्यूल 1 में दिया गया है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, डिनाई हो रहे हैं बाय द लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट मिलेगी। अगर टेनेंट लैंडलॉर्ड्स के राइट्स को अगर डिनाई कर रहा है तो सेम पनिशमेंट है, पनिशेबल विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। पनिशमेंट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा ऑब्लिगेशंस। तो एनी अटेम्प्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू निगलेक्ट द ऑब्लिगेशंस जो सेक्शन 3 में दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी कितनी फाइन है, नॉट एक्सीडिंग 5,000 विथ 3 मंथ्स, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे बात की गई थी लैंडलॉर्ड की, अब अगर यहाँ पे बात करें हम टेनेंट के लिए, तो टेनेंट के लिए भी जो शेड्यूल 4 में दिए गए हैं लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस, अगर टेनेंट के जो ऑब्लिगेशंस हैं जो शेड्यूल 4 में दिए गए हैं, उसके अगर ये नेग्लेक्ट कर रहा है उनको, तो वहाँ पे भी उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या तो फाइन लगेगा 5,000 रुपीज़ तक का, या 3 मंथ्स की उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट और बोथ। अपील बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपील का क्वेश्चन आया भी है कि अपील अगेंस्ट रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शेल लाई सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इन ईयर 2016 में। सेक्शन 13 का ए आपकी बात करता है पावर टू मेक रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन रूल्स बना सकते हैं, एंड एवरी रूल लेट बिफोर द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर 30 डेज। 30 डेज़ के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में रहेगा पास होने के लिए। सेक्शन 14 इज़ अबाउट द रिपील एंड सेविंग्स। ये जो 30 डेज़ है इसको आप इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे टेनेंट्स के राइट्स, जो हमारा शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 है तो टेनेंट्स के राइट्स क्या क्या है, राइट टू रिसीव एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, रिसीव रेसिप्ट, वो रेंट दे रहा है, जो भी पेमेंट दे रहा है उसकी रेसिप्ट लेने का राइट है, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट लेने का राइट है किराएदार का। और क्या है राइट्स उसके,
राइट टू रिसीव एकोमोडेशन, जिस चीज़ के लिए वो पे कर रहा है, इन गुड एंड टेनेंटेबल स्टेट, ठीक, enjoy quiet possession, event of death or mental incapacitance of the tenant, his widow wife shall automatically be deemed to be the tenant. अगर उसकी डेथ हो जाती है या मेंटली वो बीमार हो जाता है तो जो उसकी वाइफ है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, टेनेंट बन जाएगी उस अकोमोडेशन के लिए. नेक्स्ट इज ऑल फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एकोमोडेशन इन वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर्स, ये उसका राइट है. रूटीन एनुअल की अपकीप होना चाहिए, फेस लिफ्ट होना चाहिए ऑफ द एकोमोडेशन. एंड अगर कोई खर्चा हो रहा है तो इट शुड नॉट, जो द लैंडलॉर्ड और द राइट 1 month's rent every block of the 11 month of the occupancy. Guarantee against any willful cutting off of essential supplies like water, electricity by the landlord or his agent. एक गारंटी देनी चाहिए कि आप ये नहीं काटेंगे. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी सब्जेक्ट टू नॉन इम्पीचमेंट अंडर द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड इंक्लूड्स इन सेक्शन 2. मतलब टेनेंसी का, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी दी जाएगी कि आप किसी भी तरह का नॉन इम्पीचमेंट नहीं करेंगे फॉर द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. नेक्स्ट इज सेक्शन 12. सेक्शन 12 आपकी बात करता है लैंडलॉर्ड के राइट्स के बारे में, जहाँ पे बात होती है कि सिक्योरिटी टाइटल ओवर द एकोमोडेशन, जो टाइटल है एकोमोडेशन पे वो आप कभी नहीं, टेनेंट नहीं करेगा ख़त्म. एंड राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिसीव रेंट रेगुलरली, रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट, जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी रिसीव वो करेंगे. ये जो इंटरेस्ट है, ये जो परसेंटेजेस दिए गए हैं एग्रीमेंट में, शैल नॉट एक्सीड 5% और विथ मंथली रेंट 2000 और लेस, और एंड 10% इन अदर केसेस. दिस इज इम्पॉर्टेंट. Right to demand and receive amounts corresponding to any corresponding to any increase in the cost of utility like electricity, water, etc. enjoyed by the tenant. Okay, वो डिमांड कर सकते हैं अमाउंट के लिए. Then irrespective right to inspect एकोमोडेशन, भाई लैंडलॉर्ड का राइट होता है कि वो एकोमोडेशन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम ही आप आएंगे विथ प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ द टेनेंट, आप टेनेंट को बता के आएंगे कि हम इंस्पेक्ट करने आ रहे हैं. देन राइट टू ऐड और इम्प्रूव और एक्सपैंड अकोमोडेशन, इंक्रीज एमिनिटीज़, लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो अपना अकोमोडेशन बड़ा कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है. ठीक है. Right to undertake routine annual upkeep, right to make application to the rent controller seeking revision in the rent or security deposit at any point of time justifiable substantial ground. मतलब अगर उस लैंडलॉर्ड को रेंट बढ़ाना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, तो उसके पास राइट है कि वो एप्लीकेशन दे सकते हैं किसको, रेंट कंट्रोलर की, हमको रेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाना है. राइट टू अप्लाई to the rent controller seeking fair compensation. अगर टेनेंट ने कोई डैमेज कर दिया है तो रेंट कंट्रोलर के पास वो जाके अप्लाई कर सकते हैं कि हमको एक फेयर कंपनसेशन दिलाइए. राइट टू सीक फ्रॉम रेंट कंट्रोलर इविक्शन, मतलब राइट है लैंडलॉर्ड के पास कि वो रेंट कंट्रोलर के पास जाके इविक्शन के लिए भी बोल सकते हैं अगर टेनेंट इज़ अ हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर या उसने कोई सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया है, एकोमोडेशन लिया रहने के लिए था, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने लगे हैं, या टेनेंट्स बिकम अ सोशल न्यूसेंस, या आईपीसी के अंतर्गत उसके ऊपर कोई कन्विक्शन हो गया है, या उनको कोई मेजर रेनोवेशन कराना है. नेक्स्ट है on 3 month notice to the tenant in writing if the accommodation is required for own occupation and or occupation by any member of the family including spouse, parents, sons, daughter and daughters-in-law or son-in-law. मतलब 3 महीने का उन्होंने नोटिस दे दिया है टेनेंट को इन राइटिंग कि आप घर खाली कर दीजिए क्योंकि हमको वो एकोमोडेशन अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए है.
ऑन 6 month नोटिस टू द टेनेंट इन राइटिंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू असाइन एनी रीज़न। अगर आपको रीज़न नहीं देना है तो आप 6 महीने का नोटिस देंगे। देन इनके पास लैंडलॉर्ड के पास राइट होता है, लैंडलॉर्ड के पास राइट होता है कि जो उन्होंने अकोमोडेशन दिया है वो वापस रिसीव करेंगे इन अ गुड शेप, जिस तरह से दिया है उसी तरह से वो रिसीव करेंगे। गुड कंडीशन एंड गुड शेप, जिस दिन टेनेंसी स्टार्ट हुई है उसी कंडीशन में उनको वापस चाहिए होता है। शेड्यूल 3 में आपकी बात की गई है लैंडलॉर्ड्स की ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट। क्या क्या लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस हैं? तो लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन ये हैं कि भाई जब एडमिट कर रहे हो, आप टेनेंट को रख रहे हो, तो ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द टेनेंट वो लोकल पुलिस स्टेशन विद इन 7 days में आप एडमिट कर देंगे। प्रॉपर रिसिप्ट देंगे आप टेनेंट को एंड अलाउ करेंगे टेनेंट को कि वो क्वाइट इन्जॉयमेंट कर सके अपनी अकोमोडेशन का। देन टू कीप द अकोमोडेशन प्रीमाइसेस इन द गुड स्टेट एंड टेनेंटेबल रिपेयर एट ऑल द टाइम। ठीक, डोमेस्टिक गार्बेज के डिस्पोजल के बारे में आप बताएंगे, उसको सिस्टम एक प्रॉपर देंगे। देन ऑल मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स एट्रीब्यूटल्स टू डिफेक्ट इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑन नेचुरल एजिंग ऑफ द हाउस। मतलब बिल्डिंग अगर ख़राब हो रही है तो उसको आप प्रॉपरली मेंटेन कराएंगे। नेक्स्ट इज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, wherever allowed by the state electricity board a separate and exclusive meter to record electricity consumed by the tenant। मतलब होता है ना कि घर में सब मीटर लगवा दिया जाता है किराएदारों के लिए, तो ये उसके बारे में बात की जा रही है। आप विलफुली कट ऑफ नहीं करेंगे एसेंशियल सप्लाईज वगैरह को। देन नेवर टू एक्सरसाइज राइट टू एंटर द अकोमोडेशन फॉर इंस्पेक्शन एब्सेंस ऑफ द टेनेंट। मतलब आप कभी भी अगर फीमेल मेंबर्स हैं तो आप एकदम से जाके आप नहीं खड़े हो जाओगे कि हमें इंस्पेक्शन करना है। हमने बोला था कि आप पहले प्रायर बताएंगे कि हम इस डेट पे इतने बजे आएंगे, देन तभी आप जा सकते हैं। आप कीप करना है आपको अकोमोडेशन को एनुअली। देन नेवर टू अडॉप्ट और थ्रेट द अडॉप्ट टू अडॉप्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड। अब घर कोई खाली नहीं कर रहा है तो आप उसको गुंडे भेज के घर खाली नहीं कराएंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल नहीं करेंगे, इविक्शन के लिए आप प्रेशर नहीं करेंगे, आप प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे। ठीक, टू रिफंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट मीन्स जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट ने आपके पास किया है वो आप उसको वापस करेंगे। नाउ कम्स द शेड्यूल 4 जो बात करता है टेनेंट्स की ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो टेनेंट्स की ऑब्लिगेशन आपके दिए गए हैं शेड्यूल 4 में। तो टेनेंट्स की ऑब्लिगेशंस क्या है? फर्स्ट इज ऑल टाइम द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड ओवर द अकोमोडेशन। जो लैंडलॉर्ड का टाइटल है वो अकोमोडेशन में रहना चाहिए, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। टू यूज़ द अकोमोडेशन ओनली फॉर द पर्पज़ फॉर विच इट वॉज लीज्ड आउट टू हिम। मतलब अगर आपने कमर्शियल के लिए लिया है तो आप कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, रेजिडेंशियल के लिए लिया है तो आप रेजिडेंशियल एक्टिविटी करेंगे। आप सबलेट नहीं कर सकते हैं कि आप चलिए 4 कमरे का घर है, 3 में आप रह रहे हैं, 1 में आपने अपने से किराएदार रख लिया है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करेंगे, सेफगार्ड करेंगे उस एकोमोडेशन को। माइनर रिकरिंग रिप्लेसमेंट्स एंड रिपेयर ये आप खुद ही करा लेंगे, हर बार आप लैंडलॉर्ड को नहीं बोलेंगे। साफ़ सफाई का आप ध्यान रखेंगे, क्लीन एंड हाइजीनिक स्टेट में आप रखेंगे। देन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम, जो भी सिस्टम होगा गार्बेज का डिस्पोजल का आप उसी तरह से करेंगे। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट है, रेंट है या अदर कोई पेमेंट है वो आप प्रॉपर लैंडलॉर्ड को देते रहेंगे। देन टू कंपनसेट द लैंडलॉर्ड फॉर एनी डैमेज, अगर आपने कोई डैमेज किया है अकोमोडेशन में तो उसके लिए आप कंपनसेट करेंगे। नेवर टू बिकम अ सोशल न्यूसेंस ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द टेनेंसी, यानी कि सोशल न्यूसेंस आप नहीं बनेंगे। सोशल न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? ड्रंकल ब्रॉल्स यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ बता दी हैं। ड्रंकल ब्रॉल्स मतलब आप शराब पी के आप फालतू की बातें नहीं बोलेंगे।
वाइफ पैशिंग, अपनी वाइफ को नहीं मारेंगे, प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा, हैबिचुअली लेट नाइट नहीं आना है आपको, फिर लेट नाइट आके फिर आप शोर मचा रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें, एबनॉर्मल नॉइस कॉन्स्टिट्यूट्स बाय द नेबरहुड एज डिस्टर्बेंस, स्पिटिंग इन कॉमन फैसिलिटीज़, मतलब जीनों के पास आप जाके स्पिट कर रहे हो, थूक रहे हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, या आप कोई हज़ार्डियस स्टफ़ ही नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। एंड जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम आपको बता देते हैं। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में डेफिनेशन क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्लॉज में सबसेक्शन 2 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 2 में 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, देन 2 का 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, द हैबिचुअल ऑफेंडर इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद आपका आ जाता है सोशल न्यूसेंस, किस में डिफाइंड है, इट इज़ सबसेक्शन 13। अगर सेक्शन पूछ रहे हैं वरना एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। और कहीं पे भी अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं किसी डेज का कैलकुलेटेड है, कोई टाइम पीरियड है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द MCQs रिगार्डिंग द रेंट कंट्रोल एक्ट। एंड थैंक यू सो मच।